एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन को करते हैं शुरू। बिल्कुल जी, आप लोगों के लिए आज टिश्यू का जो थर्ड क्लास है उसको हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने ऊतक क्या है और कितने प्रकार के हैं उसमें 2-3 प्रकार इसके पढ़ लिए हैं। आज बात करेंगे कि आपके जो संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है वो किस प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जितना पोर्शन सेल का और टिश्यू का हो चुका है, क्या इस पार्ट में कोई समस्या रिवाइज किया कि नहीं किया, कि पिछले 2-3 दिन अगर मैडम क्लास नहीं हुई थी तो क्या हमने रिविजन किया या नहीं किया। एक बार जल्दी से एक थम्स अप का साइन शेयर करो भाई फटाफट से। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो कर लिया, बहुत अच्छे। रेलवे की क्लास वाईटी से करनी काफी है। रेलवे के लिए देखो थ्योरी ये पढ़ो आराम से, ठीक है। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो जो आपको कराए जा रहे हैं वाईटी पे। चलो भाई, तो सबसे पहले इससे जो हमने 3 पार्ट्स किए थे उसमें उपकला यानी एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा और हमने नर्वस टिश्यू के बारे में भी बात की थी कि जो नर्वस टिश्यू होता है वो हमारा किस प्रकार का नजर आता है, ठीक है। जिसमें हमने न्यूरॉन्स के भाग को पढ़ा था, उसके साइनेप्टिक जंक्शन के बारे में हमने बात की थी। तो आई होप कि कोई समस्या नहीं है वहां तक। चलिए आज बात करेंगे टिश्यू के अंदर 4th टाइप के बारे में जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। जिसको नाम देते हैं संयोजी ऊतक। इसे कहा जाता है संयोजी ऊतक यानी कि आपका कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, नर्वस टिश्यू में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था और उस न्यूरॉन के जोड़ने को, मतलब बेसिकली इन सबका जो लिंक होता है वो आपके न्यूरॉन से मिलकर के आपके नर्वस टिश्यू को बनाता है। देखिए हम ब्रेन का जो टॉपिक होता है ना उसके अंदर भी न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम वहां पर इसका अध्ययन करेंगे। बट फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा कि सारे न्यूरॉन्स मिलकर के ही आपके नर्वस टिश्यू को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है अंकुर। व्हाइट बोर्ड करके पढ़ाया करो, ब्लैक बोर्ड प्रिंट आउट में प्रॉब्लम होती है बेटा। व्हाइट बोर्ड से तुम्हें आंखों में प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। देखो अगर यहाँ पे मैं आपके व्हाइट बोर्ड को कर देती हूँ, ये सारी बातें आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम आनी यहाँ पे शुरू हो जाती है कि मैडम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा तो देंगी लेकिन फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो समस्या बस मैम इतनी सी है, ठीक है हनी। चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। संयोजी, अब देखो नाम में ही आ रहा है कि मैम कनेक्टिव वाला जो हमारा टिश्यू होगा ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली कनेक्ट करने का काम करता है। आपके बॉडी में हड्डियां हैं, आप जो सोचते हो कि पूरी बॉडी की जो जितनी भी बोन्स हैं वो क्या कर रही हैं, जोड़ने का काम कर रही हैं। हमारा ब्लड है क्या कर रहा है मैम, जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब हमारे शरीर के विभिन्न भागों को दूसरे भागों तक कनेक्ट करने का काम ये यहाँ पर कर रहा होता है। तो इस प्रकार की कहानी जो है वो इस टिश्यू की होती है। अभी पहले हम टिश्यू पढ़ लेंगे, उसके बाद सेल का डिवीजन क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल के डिवीजन को भी हम कवर करेंगे विवेकानंद दास जी। चलो भाई, तो आ जाओ जरा और इस पार्ट को ध्यान दीजिए। हम ब्लड की बात करें, हम यहाँ पर लिखिए टिश्यू दैट प्रोटेक्ट, सपोर्ट और गिव स्ट्रक्चर टू अदर ऑर्गन्स। यानी कि संयोजी ऊतक के 3 मुख्य काम है। चलो इधर ध्यान दो कि मैम या तो वो रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, या वो उसको सपोर्ट करने का काम करेगा कि उसकी स्टेबिलिटी में मदद कर रहा है, या फिर उसको क्या देगा, एक स्ट्रक्चर देने का, एक संरचना का रूप देने का काम करता है। जैसे आपसे बात की जाए शरीर का पूरा ढांचा,
हड्डियों से बना है, और हड्डियां क्या कर रही हैं, हमारे एक पूरे आकार को यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है, कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, उसने स्ट्रक्चर दे दिया, या फिर मैं कहूँ उसने सुरक्षा प्रदान कर दी। जैसे आपके बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड हमारे अलग अलग भागों को जोड़ने का काम कर रहा है। या फिर मैं आपसे बात करूं, जो दो हड्डियों को जोड़ते हैं या एक हड्डी को एक मांसपेशी से जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के पार्ट्स को हम इस संयोजी ऊतक के अंदर रखते हैं। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ एक बार। हाँ भाई राहुल सैनी, चलिए लिखिए इसे। वह ऊतक जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वह भिन्न अंगों को आकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके संयोजी ऊतक। नाम में ही समझ में आ रहा है, इसे कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू यहां पर कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो साथ साथ में लिखते चलो आराम से, और साथ साथ में चीजों को लिखते चलो। इसमें हाँ ये सब आएगा, ब्लड, बोन, टिश्यू, सारा कुछ हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और कौन कौन से भाग होते हैं, उन सभी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, जो अन्य अंग को या ऊतक को जोड़ते हैं और उन्हें आकार देने में मदद करते हैं। एक सिंपल सी पार्ट को हम यहाँ पर इसका देख सकते हैं। क्लियर? प्रैक्टिस शीट सारी अपलोड हो चुकी हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग। 40 डेज की टारगेट बैच जो चल रही है, हाँ उसको आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसमें ना बहुत सारी कैटेगरीज बनती है। सबसे पहले आता है वो भाग, इसके टाइप्स की अगर आप बात करोगे तो पहले प्रकार आता है सपोर्टिव, मतलब जिसका काम क्या होता है कि शरीर को आपको सुरक्षा देनी है, सपोर्ट करना है, तो उनको आप कहते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के नाम से। और हमारी जितनी भी शरीर की हड्डियां हैं शायद वो वही काम कर रही होती हैं। तो आप लिख सकते हैं पहला पार्ट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। जिसकी श्रेणी में आप दो चीजों को देखते हैं, एक हमारी हड्डी आती है और दूसरी हमारे शरीर के कार्टिलेज आते हैं। इनको अस्थि के नाम से भी जाना जाता है और उपास्थि। ठीक है, इनको कहते हैं सुरक्षात्मक संयोजी ऊतक। पहली कैटेगरी क्या हो गई, जिसने सपोर्ट करने का काम किया। अच्छा, दूसरे मैम सपोर्ट करने के अलावा और भी इनके कई सारे काम जो है वो आपको दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ तरल भाग भी होता है। अब तरल भाग यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आता है हमारा ब्लड, जिसको आप रुधिर के नाम से जानते हैं। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसका सेकेंड पार्ट यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे इसका तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक। अब तरल के अंदर लिक्विड वाले पार्ट पे कौन कौन आएगा, देखो एक ब्लड आता है जिसको आप रुधिर के नाम से, रक्त के नाम से जानेंगे, और दूसरा एक और लिक्विड होता है हमारे शरीर में जिसको हम लिम्फ के नाम से जानते हैं, लसिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे शरीर में लिक्विड के तौर पे, द्रव्य के तौर पे घूम रहे होते हैं। स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल क्या है बेटा, स्केलेटल मसल जो सारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है वो सब आपकी स्केलेटल में ही आती है, हड्डियों के साथ जितनी भी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये लाल रंग का होता है ब्लड आपका,
इसका कलर लाल होता है, ये हल्का सफेद और पीला सा दिखाई देता है। लिम्फ जो है वो हल्का सफेद पीला ऐसा रंग इसका दिखता है। ठीक है, चलो अब देखो इसके अलावा तीसरा टाइप, क्योंकि ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसी के अंदर कुछ ऐसे भी भाग आते हैं जिन्हें आप कहते हैं घनत्व, मतलब या जो थोड़े से घने आपको दिखाई देते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नाम से। और उसमें वो पार्ट आएगा जो दो हड्डियों को या हड्डी के साथ आपके मांसपेशी को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, चलिए सेल का नहीं मिला है, मैं इसको आज ही अभी अपलोड करवाती हूँ आपके लिए। हाँ जी, बोन एक प्रकार का टिश्यू है, ध्यान रखना, हड्डी एक प्रकार का टिश्यू है। तीसरा आप लिखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। घने संयोजी ऊतक, इसके अंदर दो भाग आते हैं, एक नाम दिया जाता है टेंडन और दूसरा आता है लिगामेंट। यूजुअली आपके टेंडन्स का काम होता है, ये बोन से मसल को जोड़ते हैं। ठीक है, बोन और मसल को। और लिगामेंट का काम होता है दो बोन को जोड़ने का, बोन टू बोन कनेक्ट करता है, यानी ये अस्थि से पेशी को और ये हड्डी से अस्थि को। ठीक है, लिख लेना, अस्थि से अस्थि को या अस्थि से पेशी को जोड़ने का काम यहां पर ये करते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं कुछ जो कि जैसे ये घने हैं, ऐसे ही कुछ आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी देखे जाते हैं। आप उसमें नाम लिख सकते हैं नंबर 4, जिनको लिखा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आता है एरियोलर और दूसरा आता है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर व एडिपोज ऊतक। ठीक है, नोट करो इसे। आकृति में या वैसे बोलें कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो थोड़ी सी लचीली सी होती है। इन्हें लचीले आप कह सकते हो, ढीले कह सकते हो। ठीक है, ये संयोजी ऊतक है। तो ये 4 प्रकार है और चारों की भी अपने अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब आपने यहाँ पर देखा। तब भी देखो, कभी भी अगर नाम आता है ना कि संयोजी ऊतक, इनमें से कोई सा भी नाम आपको दिख जाए, ये सब किसके हैं? ये सब आपके कहे जाते हैं आपके संयोजी ऊतक। चाहे मैं ब्लड की बात करूं, चाहे बोन हो, कार्टिलेज हो, लिम्फ हो, टेंडन हो, लिगामेंट हो, एरियोलर हो या एडिपोज हो, कुल मिलाकर इन 8 नामों को ध्यान रखिएगा इसके अंदर। शिवांगी बच्चे, आज के बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आज ही इसको चेक करवाते हैं क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि लगभग सभी बैचेस में जा चुकी हैं। आपके में कैसे दिक्कत आई? नहीं नहीं अनीता, ऐसा कुछ नहीं है। अनीता गौतम जी, हाँ, 3rd वाले में लिगामेंट है। ठीक है, लिख लिया भी सभी ने? कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे। बस आर्यन, ये लास्ट है। एरियोलर एडिपोज क्या है अभी बात करेंगे। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और एडिपोज जो है वो फैट को, आपके वसा के ऊतक को कहा जाता है। तो अभी इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। यहां तक लिख लिया भाई सभी ने?
एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम कब तक होगा, सिलेबस कब तक पूरा होगा? सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और एग्जाम अभी नहीं होगा, लगभग आपके फरवरी के अराउंड एनटीपीसी का एग्जाम फरवरी मार्च में आप लोगों का जो है वो संभावित है। और हो सकता है कि देखो वो डिले होकर अप्रैल तक चला जाए। तो पूरी पूरी संभावना है कि एनटीपीसी का एग्जाम आपका इस वर्ष तो नहीं होना है, 2025 में ही ये एग्जाम जो है वो आपका रहेगा। भले ही 2026 तक का कैलेंडर जारी कर दे, लेकिन एग्जाम जो है उसकी डेट्स आएंगी आपकी फरवरी के बाद ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एक करके देखो डिटेल में बात करेंगे। पहले बोन की हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग इसमें यहाँ पे सब हेडिंग आपकी बनेगी बोन। अब बोन क्या है, हड्डी क्या है? हड्डी तो आपका एक ठोस भाग होता है ना। हम अगर मानव की हड्डी देखें तो उसमें बोन मैरो भरा होता है। उसको आप नाम क्या दे सकते हैं कि मैम हमारी जो हड्डी होती है वो कुछ इस प्रकार से एकदम ठोस होती है। अंदर की तरफ इसमें क्या भरा हुआ होता है? तो आप बोलेंगे इसमें बोन मैरो जो है वो भरा हुआ होता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट किसका होगा? बोन मैरो का होता है। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं इट इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। यह कठोर संयोजी ऊतक है। साथ में ये क्या कर रहा है? इसका मेन काम हड्डियों का क्या होता है? पूरी हड्डियों का ढांचा आपके शरीर को आकार देने में मदद करता है। ठीक है, तो आप सिंपली यहां पर बता देंगे। रागिनी फोर्थ का एग्जाम्पल ही आपके लिए लिखा था एरियोलर और एडिपोस के नाम से। अभी बाद में इसको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या होता है ये। ठीक है, हाँ जी, चलो नेक्स्ट लिखो। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग the structure of body। यह शरीर को आकार देने में मदद करता है। हमारी हड्डियां ठोस होती हैं। ये मानव की हड्डी है जिसके अंदर भरा हुआ है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जहां पर आपकी लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, इनका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, वैसे पक्षियों में खोखली होती है, जितनी भी हड्डियां होती हैं उनकी। स्टडी ऑफ बोन्स यानी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे ऑस्टियोलॉजी। कहीं पर भी ऑस्टियो शब्द आ रहा है, वैसे हिंदी में हड्डी विज्ञान कह सकते हो, बट वैसे आपका अस्थि विज्ञान के अलावा ऑस्टियो वर्ड यहां पर दिया जाएगा, तो आप लिखेंगे अस्थि का अध्ययन। अस्थि विज्ञान इस नाम से जाना जाता है। कोई समस्या? चलिए अमृता जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब लिख लो इसे। हाँ, ये बोन मैरो है अंदर की तरफ, चाहो तो नोट कर लेना। ह्यूमन बोन्स हैव बोन मैरो filled in it where red blood cell production occurs। मानव की अस्थि ठोस होती हैं, वह अस्थि मज्जा भरा होता है, जिसमें लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। नोट करिए भाई इसको फटाफट से। ह्यूमन की बोन्स ठोस होती हैं। बोन टिश्यू है ना, और टिश्यू सेल से मिलकर बना है, तो डेफिनेटली मैम जब वहां पे सेल्स होंगे तो न्यूक्लियस भी होगा। बोलो बात आ रही है समझ में हरिशंकर? तो बस ये कहानी होती है मैम। अगर बोन्स के अंदर आपका
सेल है तो टिश्यू ना एक प्रकार का, टिश्यू किससे बनता है, सेल से, और सेल बना है तो मैम सेल में न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, ऑर्थो वर्ड भी दे सकते हैं, ऑस्टियो भी देते हैं, दोनों वर्ड आप दे सकते हैं। ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं इसको, कहीं ऑर्थो मिल जाए तो इसको भी आप कह सकते हो। बाकी अगर आर्थ्रो मिलता है ना, इधर देखो, आर्थ्रोलॉजी अगर कहीं दिख जाए तो बता देना। आर्थ्रो मतलब होता है जोड़ों का अध्ययन, ये जॉइंट्स के लिए आता है, जोड़ के लिए आता है। ऑर्थो अलग है और आर्थ्रो अलग है, ए आ रहा है तो आपका जॉइंट हो जाएगा, ओ आ रहा है तो हड्डी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो, ऑस्टियो, ये सारे शब्द आते हैं हड्डियों के लिए। लिख लिया भाई सभी ने? चलो, अब अगली हेडिंग कार्टिलेज यानी उपास्थि। अच्छा, आप सभी ने अगर कभी ध्यान दिया हो तो मैम हमारे शरीर में कुछ भाग ऐसे होते हैं जो बड़े मुलायम से होते हैं। हड्डी तो बहुत ठोस होती है, हड्डी आपकी क्या होती है, एकदम हार्ड होती है, राइट। जैसे मैं जोड़ों की बात करूं, हड्डियों की बात करूं, हड्डियां कैसी हैं, एकदम कठोर सी होती हैं इनके अंदर, क्योंकि आपका सारा ठोस मटेरियल जो है वो भरा हुआ होता है। एक हड्डी दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर रही है, ये सब कहानी अलग है, लेकिन हड्डियां जो होती हैं अपने आप में बहुत ज्यादा ठोस होती हैं। यहीं पर हमारे शरीर में कभी तुमने ध्यान दिया है, कान का बाहर का भाग, इस जिसको ईयर पिन्ना कहते हैं। सुन लो जरा, थोड़ी देर यार टॉपिक समझ लो, फिर आएंगे सारी बातों पे, है ना। अगर मैं कहूँ ईयर पिन्ना का भाग, जो कान का बाहरी पार्ट होता है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। कभी आप इसको टच भी करोगे तो ऐसा लगता है इसमें कोई बोन नहीं है, हड्डी नहीं है, तो फिर क्या है वहां पे? आप बोलोगे मसल है, नहीं मसल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, उपास्थि देखने को मिल जाती है। जैसे ये वाला पार्ट होता है हमारे कान का, तो कान का इस ये बाहरी का भाग जो होता है, ये बना होता है कार्टिलेज के नाम से। कार्टिलेज जो कि आपके अस्थि का एक पार्ट होता है, और ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। बस फर्क क्या होता है कि देखो मैम, हड्डियों के बीच में ना ठोस होता है, उसमें जगह नहीं होती। यहाँ पर इस टिश्यू के सेल्स में जगह बहुत होती है, इसीलिए आसानी से क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। अच्छा, एक पार्ट तो ये आप सभी ने देखा होगा, कान का बिल्कुल आउटर पार्ट। दूसरा आपने क्या देखा होगा कि मैम हमारे नाक के टिप पे, बिल्कुल टिप पे आगे की तरफ, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे सभी, तो ये पार्ट भी हमारा क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। भले ही नाक के पीछे हड्डी है, ठीक है, नाक में आपके इस वाले भाग में भले ही आपकी हड्डी दिखाई देती है, लेकिन टिप पर, ये टिप वाले पार्ट पे कभी ऐसा लगा है कि कोई बोन है यहाँ पे? नहीं ना, छोटा सा एक पार्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल सा होता है। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ एक बार। हाँ भाई, ठीक है। तो बस कुछ इस प्रकार की कहानियां होती हैं जो हमारे कार्टिलेज से मिली हुई दिखाई देती हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, अगला वाला भाग लिख लो, कार्टिलेज। कोई पूछे कहाँ है कार्टिलेज, तो भैया यहाँ है, जिसको हम उपास्थि कहते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का देखा जाए तो मैम ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। हम सपोर्टिव में ही तो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सपोर्ट ही तो कर रहे हैं भाई, ये सब हमारे सपोर्ट ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। जल्दी से बताओ। ठीक, तो लिखिएगा कार्टिलेज के अंदर, इट कंटेन्स मोर स्पेस बिटवीन देम। अंतः कोशिकीय स्थान ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा, इस कार्टिलेज को भी मैं दो प्रकार से डिवाइड कर सकती हूँ। ईयर में कार्टिलेज है, नाक के टिप पे कार्टिलेज है, और मैम इनको हम इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। क्या नाम देते हैं कि ये बहुत ज्यादा इलास्टिक हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल से आपको नजर आ रहे हैं। इस कार्टिलेज में ध्यान रखना, कोई भी ब्लड की वेसल नहीं होती, कोई भी रक्त की वाहिका नहीं आ रही है। आप बोलो मैम कोई धमनी शिरा आ रही हो, नहीं। कार्टिलेज डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल। ये कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। तो आप बता देंगे भैया कार्टिलेज है
एक कहलाता है इलास्टिक कार्टिलेज और एक कहलाता है हाइलिन कार्टिलेज के नाम से। ये दो इसके टाइप्स होते हैं। हाइलिन उपास्थि व इलास्टिक उपास्थि। इन दोनों के उदाहरण अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं टिप ऑफ द नोज, नाक के अग्रभाग पर, और दूसरा ईयर पिन्ना, जिसको आप कहते हो बाहरी कान। इन दोनों जगह पर देखो, नाक पे और ईयर पे कौन सा है, इलास्टिक वाला भाग है। ठीक है, नाक पे और यहाँ पे दोनों जगह इलास्टिक वाला भाग होता है। मोर स्पेस बिटवीन देम जो है, मतलब इसके सेल्स पे काफी ज्यादा स्पेस जो है वो दिखाई देता है। इसको सेल्स कर लेना, बिटवीन द सेल्स। मोर स्पेस बिटवीन द सेल्स यानी अंतः कोशिकीय जो स्थान होता है वो ज्यादा होता है इसके सेल्स में, इसीलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल सा आपको नजर आता है। दूसरे का उदाहरण हमारे ट्रैकिया पे पाया जाता है, जिसको आप श्वसनी के नाम से या श्वास नली के नाम से जानते हो। होता क्या है कि जो हमारी विंड पाइप होती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, सुनो जरा, तो हाइलिन कार्टिलेज कैसे प्रेजेंट होता है मैम, ये हमारी ट्रैकिया है जो कि बटी हुई है ऐसे दो फेफड़ों के अंदर। ठीक है, इस ट्रैकिया के ऊपर ये सी शेप के कुछ ऐसे छल्ले लगे हुए होते हैं, ये वाला पार्ट होता है हमारे किसका, हाइलिन कार्टिलेज का। दरअसल ये ट्रैकिया की जो दीवार होती है ना, जो आपकी विंड पाइप है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, और जब आप बहुत गहरी गहरी सांसें भरते हो तो एकदम से एयर का फ्लो अंदर बहुत तेजी से जाता है, कहीं उससे ये आपकी ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे छल्ले लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मैम ये पार्ट जो हमारे सी शेप के रिंग्स का है वो आपके इस ट्रैकिया के ऊपर उपस्थित होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज इज प्रोटेक्टिंग द विंड पाइप, जिसको आप ट्रैकिया का नाम देते हो। ये वाला पार्ट होता है सी शेप की रिंग्स का, और इसी को हम नाम क्या देते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए सभी को। चलो बेटा, संडे था और बाकी आपके दशहरा की छुट्टी थी, सैटरडे की। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज आप कर ही रहे हैं अपनी क्लास को। करेक्ट, तो इसको लिख लो, इलास्टिक है और दूसरा हाइलिन है। ये एग्जाम्पल्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं, ये भी और ये वाला भी। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा। इसे कहते हैं उपास्थि का भाग। चलिए भाई, लिख लिया। शिवांगी नेक्स्ट वीक। चंचल देखो, ऐसा नहीं है भाई, हमारी स्किन के अंदर ब्लड तो होता है ना, ब्लड की वेसल्स क्या करती है, ब्लड को कैरी कर रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैम स्किन की लेयर्स में ब्लड तो अवेलेबल होगा, और हल्का सा भी आपके कट लगेगा कहीं पर भी तो मैम खून निकलना तो लाजमी है, ब्लड तो आपके आएगा ही आएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि ब्लड वेसल्स नहीं है तो वहां से ब्लड नहीं आ सकता, हम जब कान पियर्स कराते हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ब्लड और कार्टिलेज के बारे में हमने जाना। इसी प्रकार से हमारा ब्लड होता है, हमने बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं ब्लड के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं कि जो हमारा रुधिर होता है
ये तरल संयोजी ऊतक है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? तरल संयोजी ऊतक है। इसके अध्ययन की बात करें, स्टडी ऑफ ब्लड, तो नाम दिया जाता है हेमाटोलॉजी। और आप जानते हैं कि हमारा ब्लड दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है इसमें प्लाज्मा, जो कि लगभग 55% तक उपस्थित है, पीला रंग इसका होता है प्लाज्मा का। और दूसरे हमारे ब्लड में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रक्त की कणिका। लगभग 45% ये आपकी उपस्थित होती हैं। तो ब्लड भी आपका क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसमें दो भाग आपके मेनली उपस्थित होते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। कार्टिलेज भी सपोर्ट ही कर रहा है, कुछ अलग से काम नहीं है, सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है। यहीं पर अगर मैं लिम्फ की बात करूंगी तो लिम्फ इज कलरलेस। ठीक है। एक आपका लिक्विड वाला पार्ट, फ्लूइड का पार्ट ये हो गया। दूसरा अगर लसिका की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू that is pale yellow in color। हल्के पीले रंग का तरल संयोजी ऊतक। लिखिए इसे फटाफट से। नाखूनों में प्रोटीन होता है, जिसको आप कहते हो कि हमारे बालों को, नाखूनों को केराटिन नामक प्रोटीन है जो बचा के रखता है। पेल येलो कह लो, हल्का सा वाइट कलर कह लो, है ना। कभी कभी बिल्कुल व्हाइटिश सा भी दिखता है। पेल येलो मतलब बहुत हल्का कलर है। इसको आप कभी कभी ऐसे कह देते हो हमें कोई कलर दिख ही नहीं रहा, तो आप इसे कलरलेस भी कह देते हो, क्योंकि व्हाइटिश शेड आ जाता है इसमें। तो हल्का व्हाइट येलो उस टाइप का कलर आपको ये दिखाई देता है। हाँ जी हरिशंकर जी, अलग से। चलो लिख लिया सभी ने। अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो इसके कुछ फंक्शंस और आपको देखने को मिलते हैं कि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ये काम करता है। और साथ में ये जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना सेल्स का, उसको बाहर निकालने का काम करेगा। लिम्फ में ही लिखिएगा, इट रिमूव्स। जब हम बात करते हैं सेल के अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है ना, तो उस लिक्विड को, जैसे मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा आपके बॉडी के सेल्स में द्रव्य भर चुका है, उसको बाहर निकालने के लिए लसिका प्रणाली हमारी काम करती है। लसिका को इंग्लिश में ही मेघा पांडे लिम्फ के नाम से जाना जाता है। तो इट रिमूव्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द सेल्स, उसको इंटरस्टिशियल नाम दिया जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द सेल्स। और पूरा कार्य जो होता है इसका, वो लिम्फेटिक सिस्टम के साथ देखा जाता है। इट वर्क्स विद लिम्फेटिक सिस्टम।
ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो इस प्रकार का कार्य यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था, देखो अभी तक हम ये वाले सारे पोर्शंस को पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, बोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है। अब अगर टेंडन और लिगामेंट की बात आती है तो मैम ये दोनों का काम हमारे जोड़ने का देखा जाता है। यानी अगर आप नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे टेंडन के बारे में, तो इट कनेक्ट्स बोन टू मसल। ठीक है, यह अस्थि को पेशी से जोड़ते हैं। और यहीं पर अगर बात आती है लिगामेंट की, तो यह अस्थि से अस्थि को जोड़ते हैं। इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी यहाँ पर। जैसे ब्लड घूमता है ना पूरी बॉडी में, ऐसे ही आपकी लसिका नाम का, लिम्फ नाम का लिक्विड घूमता है। तो रागिनी जी ये भी एक प्रकार का लिक्विड है, हल्का सा पीला और व्हाइटिश कलर इसका होता है। और साथ में ये पूरे सेल्स में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा द्रव्य होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये कहलाता है आपके अतिरिक्त द्रव्य को बाहर निकालना, उत्सर्जित करना, उस काम को यहाँ पर ही करता है। ठीक है, कोशिका से जितना भी एक्स्ट्रा द्रव्य, इंटरस्टिशियल मतलब आप लिख सकते हो अतिरिक्त द्रव्य है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन होता है ना कुछ। चलो भाई लिख लिया सभी ने। अब आपके दो पार्ट बचे हैं इसमें खाली, एरियोलर और जिसको हम नाम देते हैं एडिपोज टिश्यू। यहां तक लिख लिया है सभी ने? कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? ब्लड सप्लाई नहीं है। देखो ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन जो नियर बाय आपके सेल्स होते हैं, इसके कार्टिलेज के सेल्स को नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी पोषक तत्व हैं आपके, मान लो नाक के टिप पे नहीं है लेकिन बाकी नाक में तो ब्लड सप्लाई है, वहां से डिफ्यूजन के माध्यम से इसका जो भी पोषक तत्व होगा वो आपके इसमें एंटर कर जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं कार्टिलेज के लिए, है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की, नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो पार्ट होता है जो बेसिकली वसा को इकट्ठा करके रखता है, यानी फैट को इकट्ठा करने वाला। स्किन के नीचे होगा और साथ में आपके वसा के लिए हमेशा जब भी टिश्यू का नाम आएगा कि भाई फैट है बॉडी में, एडिपोज नामक टिश्यू उसको स्टोर करके रख रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो जरा यहाँ डायग्राम में, और इसको आप देख सकते हैं। जैसे ये पार्ट है तो इसको हम नाम देते हैं कि मैम एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है। अब ये जो जोड़ने वाला भाग है इसको मैं क्या नाम दूंगी? लिगामेंट का नाम दूंगी। ये बोन टू बोन कनेक्शन बना हुआ है, एक बोन दूसरी बोन के साथ क्या है आपकी जुड़ी हुई नजर आ रही है। यहीं पर देखिए हमारी जो बोन मांसपेशी के साथ जुड़ती है। डायग्राम सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, ये डायग्राम सभी को दिख रहा है। अब जरा इस पे ध्यान दो कि मैम इस पूरे डायग्राम में आपको एक मसल दिख रही है और हड्डियां दिख रही हैं। तो ये जो मसल है, ये मसल जो आपकी इस बोन के साथ जुड़ी हुई है, वो किसके माध्यम से जुड़ रही है? तो बोन टू मसल के बीच में काम कर रहा है टेंडन। और यहीं पर देखो एक बोन दूसरी बोन से जो जुड़ रही है, तो यहां पर काम करता है आपका लिगामेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टेंडन और लिगामेंट का काम देखा जाता है। अब आपने कहा कि मैम फैट क्या, मतलब एडिपोज टिश्यू क्या है? तो जो आपका बॉडी में ये जितने भी समोसे कचौड़ियाँ और तुम फैट या तली हुई चीजें खाते हो, ये सारा ऑयल आपके शरीर में जाके वसा के ऐसे ग्लोब्यूल्स बना लेता है। इस प्रकार के गोल गोल से स्ट्रक्चर आपके कहे जाते हैं कि ये फैट का सेल है। क्या है ये वो कोशिका है जो वसा की कोशिका कही जाती है। इन सब में क्या भरा हुआ है? वसा भरा हुआ है। तो इस वसा के भंडारण के लिए स्किन पे या आपकी बॉडी पे
कुछ इस प्रकार से देखिए, ये एक लेयर बनी हुई है आपके स्किन की, ये आपकी नॉर्मल स्किन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंदर की तरफ क्या है मैम, ये सारा मेरा बॉडी के ऑर्गन है, और इस पूरे बॉडी के ऑर्गन के बाहर ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये है आपका फैट। एक फैट वो होता है जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होता है, यानी ये देखो, ये ऑर्गन के ऊपर जो फैट है वो इस ऑर्गन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके आगे की तरफ जो एक हमारी त्वचा है, उस त्वचा की परत के ऊपर जब फैट चढ़ जाता है उसको आप कहते हैं बॉडी फैट। और ये फैट मोटापे के तौर पे दिखाई देता है, यानी ये वाला फैट ये नुकसानदेह है। इस स्किन के पीछे तो जितना फैट है भाई वो तो जरूरी है, ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा, लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये समस्या करता है, ये तुम्हारे पेट पे चर्बी जो निकल के आती है वो कहलाती है। तो इस प्रकार से कहानी जो है वो हमारी नजर आती है। समझ आया सभी को कि नहीं? तो आपके वसा को कौन स्टोर कर रहा है भाई? फैट के इतने सारे सेल हैं, उन सबको मैं इकट्ठा कर दूं तो नाम क्या बन जाएगा? एडिपोज टिश्यू का नाम बन जाएगा कि मैम ये ऐसा ऊतक है जो सारे फैट को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए तो लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट। यह है वसा का भंडारण करता है। कहीं पर भी नाम आए ना एडिपोज, एडिपोज मतलब सीधे सीधे वसा फैट के साथ चले जाना, ये वही मोटापा है जो आपके बॉडी में दिखाई देता है। कहाँ है? इट इज प्रेजेंट अंडर स्किन, त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। आप जानते हैं कि त्वचा भी हमारी एक तरीके से 5 परत से बनी होती है। स्किन 5 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ये टोटली आपका क्या होता है कि स्किन के नीचे आपको नजर आता है। ठीक है, मुझे भी बहुत है, अच्छा फैट तुम्हें बहुत है। किसकी लाल रेमा, किसके मीनिंग की बात कर रहे हो? ये लूज टिश्यू की तो अंदर हम बात कर रहे हैं। देखो कैटेगरी हमने आपको पहले भी बताई थी, कहाँ गई इसकी कैटेगरी? दिखाती हूँ मैं आपको। देखो पूरा जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि मैम ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ढीला, इसमें आते हैं एरियोलर और एडिपोज, इनकी बात कर रहे हैं हम लास्ट। ठीक है, तो इसको आप सिंपली भाषा में कह सकते हो, कुछ अलग नहीं है, ये भी एक प्रकार का टिश्यू ही है। इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इनको लचीले व ढीले संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, मेनली फैट के स्टोरेज से, इससे ज्यादा कुछ लाइन नहीं आती। यही पूछता है कि ये आपके किस प्रकार से किसको स्टोर करने में मदद करेगा। एडिपोज का मतलब ही फैट के लिए आता है। हाँ जी, कैमल के हम्प में भी एडिपोज टिश्यू होता है। हमारी स्किन में जैसे मैंने बताया ना 5 परत होती हैं, तो सबसे बिल्कुल भीतरी परत होगी आपकी हाइपोडर्मिस की, उसमें सबसे ज्यादा होता है। बता देना कोई पूछे कि हाइपोडर्मिस में सबसे ज्यादा जो फैट है वो आपका होता है, मैक्सिमम फैट होता है। हाइपोडर्मिस नाम की परत पे सबसे ज्यादा फैट चढ़ता हुआ नजर आता है। क्लियर है? हाउ टू कंट्रोल फैट। यार देखो, अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, एक यही इलाज है ना। गुड फैट आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैम बिल्कुल तेल छोड़ देंगे तो हो जाएगा। अच्छी चीजें, हल्का फैट, गुड फैट, ये बॉडी के लिए आपका काम करता है। ठीक है, इसके लिए अलग से मैं एक सेशन आपका रखूंगी, तो उसमें चर्चा करेंगे बॉडी की हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, कितना मोटा होना सही है, कितना आपका फैट यहाँ पर नुकसानदेह होता है। आप नॉर्मली मेवे खा रहे हैं, सूखे मेवे खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है मैम। अब तुम तले हुए चीज पकौड़े खा रहे हो तो वो बात अलग है, बहुत ज्यादा है ना। और बाहर का जब भी आप ऑयली खाना खाते हैं तो आपको भी नहीं पता ऑयल कितनी बार रीयूज किया जा चुका है,
वो कार्सिनोजेनिक बन जाता है, कैंसर कॉजिंग तेल बन जाता है वो। इसीलिए बाहर के जो ऑयल होते हैं उनसे लोगों को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। घर में तुम खाओ ना, घर में देखो अच्छे तेल में खाना खाओगे तो नहीं होगी इतनी प्रॉब्लम्स जो हैं। बाहर का फ्रीक्वेंटली जो खाते हैं, क्योंकि बाहर आप लोग नहीं जानते कि कितनी प्योरिटी के साथ आपको खाना मिल रहा है। ठीक है भाई, लिख लिया सभी ने? एंडोडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ऐसे आपकी कई सारी 5 लेयर्स देखी जाती हैं। चलो लास्ट वन, एरियोलर टिश्यू। लास्ट वन है एरियोलर टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू का काम क्या होता है, सुनो बात को, कि मैम हमारे अंग के बीच का स्पेस, जितने भी ऑर्गन्स हैं, मान लीजिए मेरे पास ये स्टमक आ रहा है, ठीक है, स्टमक आया, इसके साथ में यहाँ कहीं मेरा लिवर जो है वो आ रहा है, इसमें ये मेरा गॉल ब्लैडर लग गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये अग्नाशय है। अब इन सब के बीचों बीच में स्पेस तो है कि मैम एक स्टमक, लिवर, अग्नाशय, तो यहाँ बीच में तुम्हें स्पेस तो दिखाई दे ही रहा है मैम, ये जगह है, ये जगह है, ठीक है, नीचे आएंगे और जगह है, फिर यहाँ हमारी आंतें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिला के अलग अलग अंगों के बीच का जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसको कौन भरता है? उसको भरता है ये एरियोलर नाम का ऊतक। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को भरने के लिए काम करता है। कहीं किसी टिश्यू रप्चर हो जाए, कहीं किसी टिश्यू में चोट लग जाए, उसको रिपेयर कौन करेगा, उसको ठीक कौन करेगा? ये करेगा। तो मैम ये तो अलग से हमारे क्या है, एक डॉक्टर साहब है एरियोलर टिश्यू, जो अंदर की जगह को भी भर रहे हैं और साथ में रिपेयर भी कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं कि भाई टिश्यू की मरम्मत कौन कराएगा, टिश्यू को ठीक कौन करेगा। तो वो काम भी हमारा इसी प्रकार से देखा जाता है। तो सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। मान लो कि यहाँ अगर स्पेस जो है वो आपका रह जाता, खाली जगह होती, तो ये स्टमक भी थोड़ा बहुत झूल रहा होता, घूम रहा होता कि भाई जगह है यहाँ पे तो घूम लेता हूँ। ठोस बना दिया ना उसको कि अपनी जगह पर ये फिक्स रहेगा। तो क्योंकि ये नियर बाय एरिया में ब्लड वेसल्स के साथ और आपके नर्व्स के साथ हर जगह पर उपस्थित होता है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जगह को फिल करने में मदद करता है। ठीक है, तो बस आप लिख सकते हैं। ये देखो, इसका अगर डायग्राम देखोगे ना तो कुछ ऐसा नजर आता है। कहाँ गया, ये रहा। ये है एरियोलर टिश्यू कि हमने स्किन की एक लेयर हटा दी, स्किन और नीचे मान लो हड्डी है और बीच में मांसपेशी है, तो मैम बीच में जगह भी तो होगी, स्किन, मसल और मसल के नीचे बोन के बीच में। तो ये जो बीच की जगह होती है ना, इसमें भरा हुआ होता है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, जो इसको कवर, स्किन और आपकी हड्डी के बीच में होगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये यहाँ पर कर रहा होगा। तो इस प्रकार की कहानी होती है। ये आपके स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नसों के चारों तरफ, बोन मैरो में, इन सभी जगह पर आपका उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं एक बार। दिखाई दे क्या भाई सभी को? It is present between the skin and muscles between blood vessels and nerves। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पे कुछ रक्त वाहिकाएं भी होंगी, तो उसके चारों तरफ में क्या है, ये घूम रहा है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम सिंपल सी बात है, हर तरह से ये खाली जगह को भरने का काम कर रहा है। ठीक है, स्किन और मसल्स हो, ब्लड वेसल्स और नर्व्स हो, और बाकी आपका बोन मैरो यहाँ पर उपस्थित हो, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन दी बोन मैरो। यह है त्वचा व पेशी के बीच रक्त वाहिका, नस व अस्थि मज्जा के बाहरी ओर उपस्थित होता है। और सिंपल सी लाइन में बता सकते हैं कि इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, या इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स,
बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों की सुरक्षा देता है और उनके बीच में ये उपस्थित होता है। आंतरिक अंग की सुरक्षा व उनके बीच उपस्थित होता है। ठीक है, और एक लाइन और लिख लेना, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। यह ऊतक की मरम्मत कराता है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? ह्यूमन बोन्स की हम लोगों को स्टडी कर रहा है क्या, एनिमल्स के बारे में नहीं क्या? अच्छा आयुष कुमार, हम एनिमल्स के लिए जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मेनली जो हम बात कर रहे हैं वो आपके ह्यूमन के टिश्यूज हैं, एनिमल टिश्यूज हैं। मानव अलग नहीं है, मानव भी एनिमल्स की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये कहानी है देखिए एरियोलर टिश्यू की। इसी के साथ आप लोगों का टिश्यू का चैप्टर होता है कंप्लीट, और इसके साथ कल मैं आपको सेल डिवीजन कराऊंगी टिश्यू के नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही हम उसे कवर करेंगे। तो टिश्यू का नंबर 4 होगा सेल डिवीजन के नाम से। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या रहती है तो आज इसको अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारी सभी डाउट्स को हम कल लेके चलते हैं कि कल आपके इस चैप्टर से क्या डाउट्स रहे, क्या सवाल होंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगी। इसीलिए पढ़ करके रिवाइज करके आइएगा ताकि टिश्यू के क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाए। ओके, चलो तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच।